यस सो वेलकम बैक इन अनदर क्लास ऑफ बिजनेस स्टडीज। चैप्टर का नाम है सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस। ऑलरेडी बता चुका हूं आपको मैं कि इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है क्योंकि ये पार्ट बी का फर्स्ट चैप्टर है। वेटेज वाइज इस चैप्टर का बहुत ज्यादा वेटेज है आपके 11th के बिजनेस स्टडीज के एग्जाम में। साथ ही साथ इसके अंदर हम जो भी पढ़ेंगे उसका बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आप 12th में करने वाले हैं, 12th अकाउंट्स के अंदर। सो ना सिर्फ ये आपको 11th में नंबर दिलवाने वाला है बट 12th के अकाउंट्स में भी हेल्प करने वाला है, इसलिए बहुत ज्यादा ध्यान से इस पूरे सेशन को आपको देखना है, नोट्स बनाने हैं, कुछ भी स्किप नहीं करना है। और मेक श्योर चैप्टर कंप्लीट होने के बाद एक बार आप लोग भी बुक से पढ़ेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो लेट्स मूव फर्दर। सो इफ वी टॉक अबाउट बिजनेस फाइनेंस, बिजनेस फाइनेंस है क्या? अगर हम इसकी बात करते हैं तो फाइनेंस वर्ड से आपको हर बार लोन क्लिक करता होगा आपके दिमाग में, जो कि सही भी है। सो इफ वी टॉक अबाउट फाइनेंस, so the actual meaning is the requirement of the business requirement of the funds to a business to carry out its various activities। उस पूरे अमाउंट का रिक्वायरमेंट एनालाइज करना और ये देखना कि पैसा आएगा कहां से, इस पूरे प्रोसेस को बिजनेस फाइनेंस कहा जाता है। हम रिपीटिंग अगेन, किसी भी बिजनेस के लिए ये एनालाइज करना कि कितने फंड्स का रिक्वायरमेंट है और वो फंड्स कहां से, किन किन सोर्सेज से पूल किए जा सकते हैं, इसे हम बिजनेस फाइनेंस बोलते हैं। क्या है नेचर बिजनेस फाइनेंस का, क्यों जरूरी है ये, इसकी अगर हम बात कर दें तो पहला ये कि इट इज मैंडेटरी, इट इज नेसेसरी फॉर ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेस। यस, बी इट बी अ स्मॉल स्केल एंटरप्राइज, बी इट बी अ सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी बिजनेस है, उसको बिजनेस फाइनेंस की हमेशा जरूरत पड़ती रहेगी। जब तक बिजनेस चलेगा तब तक बिजनेस फाइनेंस लगता रहेगा। सो बिजनेस फाइनेंस एक ऐसा एलिमेंट है जो आपके बिजनेस में 24/7 365 डेज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कितना फाइनेंस लगेगा ये डिसाइड करता है आपका बिजनेस का साइज। इट मींस अगर यू आर अ सोल प्रोप्राइटरशिप, आपकी जो नीड होगी फंड्स की वो कंपैरेटिवली कम होगी। एंड इफ यू आर अ जॉइंट स्टॉक कंपनी देन योर नीड ऑफ द फंड्स विल बी डिफरेंट। सो नेचर ये है बिजनेस फाइनेंस का कि ये बदल जाता है जैसे जैसे बिजनेस का टाइप बदलेगा, जैसे जैसे बिजनेस का स्केल बदलेगा, वैसे वैसे बिजनेस फाइनेंस की नीड्स भी बदल जाएंगी। थर्ड, इंक्लूड्स ऑल टाइप्स ऑफ कैपिटल। यस, बिजनेस फाइनेंस में सिर्फ हम ओनर्स फंड की बात नहीं करते हैं। वी डू नॉट टॉक ओनली अबाउट द कैपिटल इन्वेस्टेड बाय द ओनर, बट हियर द फाइनेंस वर्ड इंक्लूड्स any type of money which is pooling inside the organization. Now it can be from the borrowed fund sources or it can be from the capital funds as well. It is fluctuating in nature. Yes, we can never have a perfect figure that if we have this value, we'll be able to survive for the next 10 years. ऐसा कभी नहीं हो सकता। जैसे जैसे बिजनेस बदलता है, बिजनेस के डायनामिक्स बदलते हैं, मार्केट बदलते हैं, कंपटीशन बदलता है, उसी तरीके से बिजनेस फाइनेंस भी हमेशा बदलता रहेगा। अगर आप 2020 में हैं, कोरोना पैंडेमिक आ गया, आपके बिजनेस फाइनेंस की नीड्स बदल गई। आप 2025 में जाते हैं, वहां पर कोई और अनसर्टेन इवेंट हो जाता है, क्लैमिटी हो जाती है, कोई और प्रॉब्लम आ जाती है, आपकी नीड्स बदल जाएंगी। सो दिस सेज दैट बिजनेस फाइनेंस इज नॉट अ कांस्टेंट थिंग, इट कीप्स ऑन फ्लक्चुएटिंग। एट टाइम्स आपको ज्यादा फंड्स की रिक्वायरमेंट हो सकती है, एट टाइम्स आपकी फंड रिक्वायरमेंट कम भी हो सकती है। सो देयर इज नो फिक्स्ड पैरामीटर। एंड लास्ट, इट ऑल्सो डिटरमाइंस द साइज ऑफ द बिजनेस। यस, आपके साइज के हिसाब से ये डिपेंड तो करता ही करता है, पर जितने अच्छे फंड्स आप अरेंज कर पाते हो, जितने टाइमली आप फंड्स अरेंज कर पाते हो, जितने करेक्टली आप फंड्स अरेंज कर पाते हो, बिजनेस फाइनेंस ये एश्योरेंस जरूर देगा कि अगर आपका फाइनेंस मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग है, आपका बिजनेस फाइनेंस बहुत स्ट्रांग है, सो इट इज गोइंग टू स्केल अप योर बिजनेस। जिन कंपनीज ने आज अपने आप को बड़ा किया है, जो एमएनसीज बन पाई हैं, जो वर्ल्ड वाइड ग्लोबल लेवल पे काम कर रही हैं और बड़े बड़े ब्रांड्स बन के बैठी हैं, वो कंपनीज इसलिए वहां तक पहुंच पाई क्योंकि उन्होंने अपना बिजनेस फाइनेंस को बहुत अच्छे से मैनेज किया। तो ये भी ध्यान रखें कि बिजनेस फाइनेंस ना सिर्फ आपके साइज पर डिपेंड करेगा, पर आपका साइज भी बिजनेस फाइनेंस के ऊपर डिपेंड करता है। लेट्स मूव फर्दर, टॉकिंग अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस फाइनेंस। सो हमने इस पूरे पार्ट को डिवाइड किया हुआ है दो पार्ट्स में।
एक है फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट और एक है working capital requirement. So if I talk about fixed capital requirement, so as we all know, हमने अकाउंट्स में पढ़ा हुआ है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को जो फिक्स्ड एसेट्स खरीदने के लिए पैसा लगता है उसे काइंड ऑफ फिक्स्ड कैपिटल बुला सकते हैं. So amount invested to buy land, amount invested to buy building, plant, machine, all these amount can be termed as fixed capital. तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट उसके साइज पे डिपेंड करेगी, उसके नेचर पे डिपेंड करेगी. इफ द ऑर्गेनाइजेशन इज इनटू प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स व्हिच आर एक्सपेंसिव, लाइक अगर आप सिंथेटिकल इंडस्ट्री की बात करें तो उनकी कैपिटल रिक्वायरमेंट अलग है, अगर आप एक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है तो आपकी कैपिटल रिक्वायरमेंट अलग हो जाती है. तो फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट के हिसाब से पहली बात तो बिजनेस फाइनेंस को सिग्निफाई किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है. अब फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट के अंदर क्या क्या फैक्टर्स हैं जो कि बताते हैं कि कितना फंड रिक्वायरमेंट है. तो पहला है नेचर ऑफ द बिजनेस. आपका अगर बिजनेस का नेचर मैन्युफैक्चरिंग का है तो आपका कैपिटल रिक्वायरमेंट अलग होने वाला है. एंड इफ योर बिजनेस इज अ सर्विस काइंड ऑफ इंडस्ट्री और यू आर डीलिंग इनटू सर्विसेज, आपका कैपिटल रिक्वायरमेंट कम हो जाएगा. If you are into synthetical, if you are into machines, if you are into capital intensive techniques, your capital requirement will be huge. But you are into labor intensive techniques, your capital requirement will be less. Scale of operations, yes, definitely. If you are a sole proprietorship organization, your fixed capital requirement will be comparatively less as compared to a joint stock company. तो जिस लेवल पे आप ऑपरेट करते हैं उस लेवल पे आपका कैपिटल रिक्वायरमेंट डिसाइड किया जाता है. एंड लास्ट है ग्रोथ एक्सपेंशन ऑफ द बिजनेस. इफ यू आर लुकिंग फॉर ग्रोथ, if you're looking to have more plants, more countries, you want to expand into other areas, you want to launch some new products, तो आपका कैपिटल रिक्वायरमेंट अलग होगा. और अगर आप अभी ग्रोथ और एक्सपेंशन की तरफ नहीं देख रहे हैं, you have just started with a venture and अभी आप चाहते हैं कि ये पहले अच्छे से खड़ा हो जाए, केपेबल हो जाए, अपने पैरों पे हमारा बिजनेस पहले खड़ा हो जाए, फिर हम ग्रोथ के बारे में सोचेंगे. उस हिसाब से आपकी फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट अलग हो जाती है. वही अगर हम वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स की बात करते हैं, सो वर्किंग कैपिटल इज व्हाट? वर्किंग कैपिटल इज द अमाउंट विच अ बिजनेस नीड्स टू मीट इट्स डेली काइंड्स ऑफ एक्सपेंसेस. जहां पे आप ऑपरेशंस के लिए पैसा खर्च कर रहे हो, जहां पे आपको सैलरी बांटनी है, आपको बिल्स भरने हैं, आपको रॉ मटेरियल बार बार खरीदना है, आपको कम्युनिकेशन का बिल भरना है. तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन के डेली के खर्चे हैं, रेगुलर खर्चे हैं, उनको मीटअप करने के लिए हमें वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ती है. और वर्किंग कैपिटल को हम ब्लड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं. जितनी ज्यादा अच्छी तरीके से आपके पास वर्किंग कैपिटल होगी, जितना अच्छा आपका वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट होगा, उतना ज्यादा अच्छे से आपका बिजनेस काम कर पाता है. तो जितने ज्यादा ऑपरेशनल एफिशिएंसी होगी आपके पास, वो डिसाइड होगी आपकी वर्किंग कैपिटल की अवेलेबिलिटी से. सो आप सैलरीज टाइम पे भर पा रहे हैं, आप टैक्सेस टाइम पे भर पा रहे हैं, आप अपने क्रेडिटर्स को टाइम पे पेमेंट कर पा रहे हैं. दिस मींस दैट योर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट इज वेरी गुड. वी हैव रिसेंटली सीन एन इंसिडेंट दैट एप्पल के इंडिया के प्लांट में अभी अभी वर्कर्स ने स्ट्राइक कर दी and they did a damage of around 438 crores to the plant. एप्पल के प्लांट को इतना बड़ा नुकसान हुआ, रीजन बीइंग जो वो फैक्ट्री थी वो अपने लेबर्स को टाइमली पेमेंट्स नहीं कर रही थी. अब आप खुद सोचिए, उन्होंने फिक्स्ड कैपिटल पे इतना खर्चा किया, इतना बड़ा प्लांट बनाया, इतने हेवी हेवी मशीन्स वहां पे इंस्टॉल की गई, बट वो वर्किंग कैपिटल मैनेज नहीं कर पाई. एंड क्योंकि वो वर्किंग कैपिटल मैनेज नहीं कर पाई, आज उस कंपनी को कितना नुकसान हो गया. सो यू हैव टू मेक श्योर कि आपकी वर्किंग कैपिटल बनी रहे. तो ये कितनी लगने वाली है, कैसे कैसे लगने वाली है, इसके लिए भी बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या है. तो पहला है द बिजनेस यूनिट सेलिंग गुड्स ऑन क्रेडिट और हैविंग स्लो सेल्स टर्नओवर वुड रिक्वायर मोर वर्किंग कैपिटल. जिन ऑर्गेनाइजेशन की सेल्स ज्यादातर क्रेडिट पर है, कैश सेल्स नहीं है, या फिर जिन ऑर्गेनाइजेशन का सेल्स टर्नओवर बहुत लो है, प्रोडक्शन बहुत जल्दी कर लेते हैं पर सेल्स धीरे धीरे करते हैं, अच्छे से नहीं कर पाते, आराम से करते हैं, ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस की वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट हमेशा हाई रहती है. क्यों? क्योंकि इनके पास क्रेडिट सेल्स है, तो क्रेडिट सेल्स से कैश आना थोड़ा सा मुश्किल काम है. या फिर इनके टर्नओवर्स वीक है, तो ये प्रोडक्शन तो कर रहे हैं, तो प्रोडक्शन के लिए तो उन्हें बार बार रॉ मटेरियल खरीदना है, उसके लिए वेजेस, सैलरी, टैक्सेस और वो सारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस तो करने ही पड़ रहे हैं, बट दे आर नॉट गेटिंग द रेवेन्यूज बिकॉज उनकी सेल्स स्लो है. तो इन दोनों ही सिचुएशंस में यू आर स्टैंडिंग एट अ पोजीशन वेयर योर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट विल बी हाई. तो यू हैव टू मेक श्योर कि आपकी वर्किंग कैपिटल हमेशा बनी रहे. सेकेंड,
द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इंक्रीजेस विद द ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ द बिजनेस। डेफिनेटली यस, इफ योर कंपनी वाज हैविंग अ सिंगल प्लांट, आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट वैसी होगी। अगर अब आपके पास 2 प्लांट है तो आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट डबल हो जाएगी। अगर पहले आपके पास 10,000 इंप्लॉइज थे, आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट अलग थी, और अगर आज आपके पास 1 लाख इंप्लॉइज हैं तो आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट अलग हो जाएगी। सो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी बहुत ज्यादा डिपेंड करती है आपके एक्सपेंशन और ग्रोथ के ऊपर। इसके अलावा अगर आपको टाइमली टेक्नोलॉजीज को अपग्रेड करना पड़ रहा है, आपको अपने प्रोडक्शन को एफिशिएंट बनाने के लिए कुछ और नई टेक्नोलॉजीज डालनी पड़ जा रही हैं, आपको कॉस्ट रिड्यूस करने के लिए और बहुत सारी चीजों में पैसा लगाना पड़ जा रहा है, इट मींस अगेन यू नीड टू हैव वर्किंग कैपिटल। कुछ इंडस्ट्रीज है जहां पे बार बार टेक्निकल अपग्रेड्स आते रहते हैं। वी टॉक अबाउट द टेलीविजन इंडस्ट्री और द इलेक्ट्रॉनिक गुड्स इंडस्ट्री। यहां पर हमने देखा है बहुत फ्रीक्वेंटली टेक्नोलॉजिकल अपडेट्स आते रहते हैं, तो ऐसी कंपनीज को अपने प्लांट में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बार बार इंस्टॉल करनी होती है और उसके लिए उन्हें बार बार खर्चा करना होता है। सो द कंपनी हैज टू मेक श्योर कि उनके पास सफिशिएंट वर्किंग कैपिटल हो ताकि वो टाइमली टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड्स कर पाए। इसके अलावा हमने ये भी देखा है द लार्जर फंड्स में रिक्वायर्ड फॉर बिल्डिंग हायर इन्वेंट्रीज फॉर फेस्टिव सीजंस, करंट डेट्स, एक्सपेंशन ऑफ द बिजनेस टू शिफ्ट टू अ न्यू लोकेशंस। इसके अलावा भी वर्किंग कैपिटल अलग अलग जगह पे लग सकती है, जैसे सडनली किसी एसेट का खराब हो जाना, उसको रिप्लेस करने के लिए नया एसेट लगवाना, या फिर आपको बहुत ज्यादा इन्वेंट्रीज बिल्ड करनी है बिकॉज ऑफ फेस्टिव सीजन इज कमिंग एंड वी ऑल नो दैट इंडिया में फेस्टिव सीजन पे अच्छी खासी सेल्स होती है, तो आपके पास वो स्टॉक मेंटेन होना चाहिए, इसलिए भी आपके पास वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट आपकी बढ़ जाएगी। इसके अलावा अगर आपके ऊपर करंट डेट्स हैं उनको आपको पेमेंट करना है, वरना आपको वो रॉ मटेरियल प्रोवाइड नहीं करेंगे, या फिर आपको अपने बिजनेस को शिफ्ट करना है किसी और लोकेशन पे, तो भी आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है वो बढ़ जाती है। सो हमने ये जाना कि फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट कब कब पड़ती है, क्या क्या फैक्टर्स हैं फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट के, और क्या क्या फैक्टर्स रोल प्ले करते हैं इन डिटरमाइनिंग द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं कि जो बिजनेस में फंड्स लाने के सोर्सेज हैं वो ओवरऑल 2 तरीके से डिवाइड होते हैं मेजरली। वो है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। तो आप देख पा रहे हैं आई हैव ऑलरेडी टेकन हियर अ टेबल जो आप देख रहे हैं यहां पे मेरे सामने। एक है ओनर्स फंड और एक है बोरोड फंड। वैसे तो आपने इसको सुना होगा बहुत बार, ओनर्स फंड मतलब जो ओनर अपनी जेब से पैसा इन्वेस्ट कर रहा है उसे हम ओनर्स फंड बोलते हैं। बोरोड फंड जो हम लोन्स लेकर आ रहे हैं एक्सटर्नल सोर्सेज से इन द फॉर्म ऑफ लोन्स, इन द फॉर्म ऑफ डिबेंचर्स, उन्हें हम बोरोड फंड्स बोलते हैं। सो बट लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ ओनर्स फंड एंड अ बोरोड फंड। ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो मीनिंग ये बताता है, ओनर्स फंड का मतलब होता है दैट द फंड्स व्हिच हैज बीन प्रोवाइडेड बाय द ओनर with the intention to get the ownership into the company. It also makes sure कि whosoever the person is investing the money, he will be getting a share in the profits as well. तो जब भी कोई ओनर्स फंड दे रहा होगा तो उसका इंटेंशन ये होगा he wants to have the ownership plus he wants to have the share in the profits of the organization. When we talk about borrowed funds, so it is the money which is raised by taking loans. The loan giving person can be termed as lender, and it can be a bank or an institution or another company or another person. ओनर्स फंड के जो सोर्सेज हैं वो है इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, रिटेन्ड अर्निंग्स। अभी हम ये सब कुछ पढ़ेंगे डिटेल में, एडीआर, जीडीआर, आईडीआर, सब कुछ मैं अभी बताऊंगा आपको इसी क्लास में आगे, ठीक है। जबकि कि हम बोरोड फंड्स की अगर बात करते हैं तो वी हैव लोन्स फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स, loans from non-banking institutions, loans from in the form of public deposits, trade credit, intercorporate deposits and debentures as well. टाइम पीरियड की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर ओनर्स फंड का जो अमाउंट इन्वेस्टेड है वो अमाउंट उन्हें तभी वापस मिलता है जब ऑर्गेनाइजेशन वाइंड अप होगा। इट मींस वंस यू हैव इन्वेस्टेड द कैपिटल इनटू अ कंपनी, यू आर नॉट गोइंग टू गेट बैक द मनी अंटिल द कंपनी डाइज, अंटिल द कंपनी वाइंड्स अप। Whereas जब आप बोरोड फंड की बात करते हैं तो ये वो अमाउंट है जिसका एक फिक्स टाइम पीरियड है, आपको उस फिक्स टाइम पीरियड के बाद उस पूरे प्रिंसिपल अमाउंट को वापस करना है, और जब तक आपने उसे वापस नहीं किया तब तक आपको उस पर इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। और कुछ और मेजर पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस हैं कि यहां पर रिटर्न जो है ओनर्स फंड पे जो रिटर्न दिया जाता है दैट इज टर्म्ड एज डिविडेंड्स बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट्स, एंड डिविडेंड तभी दिया जाता है
जब द कंपनी इज हैविंग प्रॉफिट्स, सफिशिएंट प्रॉफिट्स, और कंपनी का मैनेजमेंट ये सोचता है कि ठीक है हम ओनर्स को अभी प्रॉफिट्स में शेयर दे सकते हैं। बट याद रहे ये कंपलसरी नहीं है कि आप ओनर्स को हमेशा डिविडेंड बांटेंगे। इट डिपेंड्स ऑन द प्रॉफिट मार्जिन ऑफ द कंपनी। बट अगर हम बात करते हैं बोरोड फंड की, सो देयर इज ऑलवेज अ फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न, फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, डजंट मैटर्स, कंपनी हैज टू पे द इंटरेस्ट टू द पर्सन फ्रॉम whom we have borrowed the money। तो इंटरेस्ट यहां पे हमेशा दिया जाएगा और यहां पर जरूरी नहीं है कि डिविडेंड दिया जाए। सिक्योरिटी की अगर हम बात करें, सो ओनर्स फंड में कोई सिक्योरिटी नहीं है। सिक्योरिटी इन विच सेंस कि जो भी इंसान अमाउंट इन्वेस्ट कर रहा है, वी आर नॉट गिविंग हिम एनी काइंड ऑफ सिक्योरिटी कि हम आपका पैसा पूरा पूरा वापस करेंगे, आपको बहुत सारे डिविडेंड्स देंगे। नो, दे आर जस्ट प्रोमिसेस। ही इज काइंड ऑफ इन्वेस्टिंग इन द फ्यूचर ऑफ द कंपनी, एंड फ्यूचर इज अनसर्टेन। हो सकता है उसके फंड्स बढ़ जाएं, हो सकता है उसे बहुत ज्यादा डिविडेंड मिले, पर हो सकता है कंपनी बंद हो जाए। बट जब बोरोड फंड की बात करते हैं तो बोरोड फंड में यू हैव टू गिव सिक्योरिटी। आपको अपने एसेट्स मॉर्गेज करने पड़ सकते हैं, आपको कंपनी के लिए जब आप जिससे भी लोन ले रहे हो उसकी जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है वो सारी की सारी माननी पड़ेंगी। हो सकता है वो आपके एसेट्स मॉर्गेज करवा ले, हो सकता है वो कंपनी के पेपर्स मॉर्गेज करवा ले, और जो भी वो चाहे। तो बोरोड फंड में आपको सेंस ऑफ सिक्योरिटी फील करवानी पड़ेगी, तभी आपको पैसे मिलेंगे, वरना आपको पैसे नहीं मिलेंगे। कंट्रोल की अगर हम बात करते हैं तो ओनर्स फंड में हमारा कंट्रोल डाइल्यूट हो जाएगा। वी आर गिविंग द कंट्रोल इनटू द हैंड्स ऑफ द ओनर। जो भी नए ओनर बन रहे हैं, जिन लोगों ने भी आपकी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया है, आप उनको ओनरशिप दे देते हो, क्योंकि उनका इंटेंशन ये है कि भाई मैं आपकी कंपनी में पैसा इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि मैं ओनर बनना चाहता हूं, आई एम एन एंटरप्रेन्योर, आई वांट टू बिकम द ओनर ऑफ द कंपनी। सो जितना ज्यादा जो भी इंसान कैपिटल लगाएगा उसके पास उतना ज्यादा कंट्रोल डाइल्यूट हो जाएगा। पर बोरोड फंड में ऐसा नहीं होता है। बोरोड फंड में आप पैसा ले लो, उनको उनका इंटरेस्ट दे दो, टाइमली उनको पेमेंट करते रहो। दे डू नॉट वांट एनी काइंड ऑफ ओनरशिप। हाँ, बट दे हैव राइट्स। अगर आपने उनका पैसा वापस नहीं किया तो आप चाहे ओनर हैं नहीं है, दे विल सेल ऑफ द एसेट्स एंड दे विल गेट बैक देयर मनी ऑन टाइम। इसका आपको ध्यान रखना पड़ता है। अब हम बात करेंगे एक एक सोर्स के ऊपर कि सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस में जो अभी हमने बात करी कि ओनर्स फंड है और बोरोड फंड है, तो अब हम एक एक सोर्स को बहुत डिटेल में समझेंगे कि क्या है वो सोर्सेज, क्या है उनके मेरिट्स, क्या है डीमेरिट्स, और किस पर्टिकुलर सिचुएशन पे उस सोर्स को आपको यूज करना है। सो आई एम स्टार्टिंग विद द ओनर्स फंड, और इसके अंदर सबसे पहला है हमारे पास इक्विटी शेयर्स। इक्विटी वर्ड कम्स फ्रॉम इक्वालिटी। सो इक्विटी शेयर्स का मतलब है काइंड ऑफ शेयर विच इज गिवन टू द पब्लिक। हम उसे सेल आउट कर रहे हैं पब्लिक को, जहां पर जो भी हमारे शेयर्स खरीदेगा, इक्विटी शेयर्स खरीदेगा, ही विल बी गेटिंग इक्वल राइट्स इन वोटिंग ड्यूरिंग द वोटिंग ऑफ द कंपनी। वोटिंग मतलब जब, क्योंकि हम जब एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी की बात करते हैं तो वहां पे डेमोक्रेसी होती है और वहां पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक इलेक्शन के बाद सिलेक्ट किए जाते हैं। सो जितने भी इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं उनके पास ये पावर होता है, दे गेट द राइट टू वोट। So अगर if you are a equity shareholder of the company, you can vote in the company, and अगर आप even you can stand for the elections, और आप किसी पोस्ट पे खड़े होते हैं और आपको वोट्स मिल जाते हैं, तो you can become that particular director or the chief एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द कंपनी एज वेल। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स ही होते हैं जो एक्चुअली कंपनी को ड्राइव करते हैं, इनके पास मैनेजमेंट के पूरे पावर्स होते हैं, यही वो लोग हैं जो कंपनी के लिए पूरे पूरे डिसीजंस लेते हैं। सो लेट्स गो थ्रू द मीनिंग अगेन। It represents the ownership of the company, and thus the capital raised by issue of shares is known as ownership capital or owners fund। इसीलिए इक्विटी शेयर से जो पैसा लाया जाता है, जो फंड रेज किया जाता है, उसे हम ओनर्स फंड, प्रोप्राइटर्स फंड भी बोलते हैं, बिकॉज इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी। कुछ और बातें जानते हैं इक्विटी शेयर के बारे में। पहला, it is a capital which is prerequisite for the creation of the company. Without equity share capital, without owners capital, you cannot start the company। जब तक इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं है तब तक आपकी कंपनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी नहीं बन सकती, आपकी कंपनी कंपनी ही नहीं बन सकती, क्योंकि कैपिटल के बिना तो हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को इमेजिन नहीं कर सकते। तो दिस इज अ प्री रिक्विजिट टू स्टार्ट अ कंपनी। सेकेंड बात, यहां पर जो भी इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं, दे हैव नॉट गिवन एनी रिटन प्रोमिसेस।
any fixed promises that they'll be getting fixed dividends. ऐसा कोई प्रॉमिस हम नहीं करते हैं. इक्विटी शेयर होल्डर्स क्योंकि रियल ओनर्स हैं और ओनर्स जानते हैं कि जब कंपनी के पास प्रॉफिट होगा तो दे कैन गेट द प्रॉफिट्स, बट अगर लॉस होगा तो दे हैव टू शेयर लॉसेस एज वेल. सो इनको डिविडेंड कभी भी फिक्स रेट से नहीं मिलता है, और इनको डिविडेंड तभी मिलता है व्हेन द कंपनीज मैनेजमेंट, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थिंक्स दैट वी शुड गिव देम डिविडेंड्स. सो ऐसी सिचुएशंस भी हो सकती हैं कि कंपनी सालों साल इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड ना दे रही हो. दिस कैन ऑल्सो हैपन, but that is a bad thing to happen for a company. क्योंकि अगर आप लगातार 3 से 4 साल इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड्स नहीं दे रहे हैं, so they also have the right to shift from the company. They can sell off their shares and they can go into another company. वो तो इन्वेस्टर्स हैं, अगर उनको रिटर्न्स नहीं मिलेंगे तो वो आपकी कंपनी छोड़ के भी जा सकते हैं. तो वही थर्ड बात है कि दे ऑल्सो इंजॉय द ओनरशिप एंड दे ऑल्सो बियर द रिस्क एज वेल. सो जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं वो ओनरशिप एंजॉय भी करते हैं, पर साथ ही साथ दे आर द वंस हु एक्चुअली बियर ऑल द रिस्क, ऑल द लॉसेस ऑफ द कंपनी एज वेल. हाँ, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज में हमने ये श्योर करा हुआ है दैट द इक्विटी शेयर होल्डर्स have a limited liability. So whatever amount they have invested, they are only liable up to that amount. उसके ऊपर वो लोग लाइबल नहीं माने जाएंगे. हमने ये सेकंड चैप्टर में पढ़ा था फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, जहां पे मैंने आपको बताया था कि बेटा अनलिमिटेड लाइबिलिटी बहुत खराब बात होती है, जो कि सोल प्रोप्राइटरशिप में हमने देखा था, हमने पार्टनरशिप में देखा था कि जब भी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है तो उसमें ओनर का पर्सनल एसेट भी ले लिया जाएगा. बट कंपनीज में लिमिटेड लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट है. यहां पर जो लोग पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, जितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो उतने के लिए ही लाइबल माने जाएंगे. थर्ड लास्ट बात, दे हैव राइट टू वोट. Equity shareholders also have right to participate in the management of the company because they are the real owners of the company. They have 100% rights to participate in the management of the company, to take decisions for the benefits of the company, and they are the actually they are the people who actually govern the company. Talking about the merits, इक्विटी शेयर होल्डर्स में जब डिविडेंड फिक्स नहीं है, मिलेगा नहीं मिलेगा कोई फिक्स बात ही नहीं हो रही है, फिर इस चीज के फायदे क्या हैं? सो पहला कि पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स इज नॉट कंपलसरी. तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक बहुत अच्छी बात है कि आप सामने वाले से पैसा तो ले रहे हो, आप उसे कहने के लिए ओनरशिप भी दे रहे हो, बट आप पे कोई बर्डन क्रिएट नहीं हो रहा है दैट यू हैव टू पे हिम अ सर्टेन रेट ऑफ डिविडेंड. जबकि कि जब आप बोरोड फंड लेते हैं, सो यू हैव टू पे इंटरेस्ट एट अ पर्टिकुलर रेट, एंड इवन इफ यू आर इनटू लॉसेस तब भी आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है बोरोड फंड्स पे, जबकि कि इक्विटी शेयर्स पे ऐसा नहीं होता है. तो ये एक अच्छी बात है फ्रॉम द कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू. सेकेंड, इक्विटी कैपिटल सर्व्स एज अ परमानेंट कैपिटल. ये भी बहुत अच्छी बात है किसी भी कंपनी के लिए, क्योंकि जिस कंपनी में जितनी ज्यादा इक्विटी शेयर कैपिटल होगी वो कंपनी फाइनेंशियली इतनी स्ट्रांग होगी, बिकॉज इक्विटी शेयर कैपिटल एक परमानेंट कैपिटल, इसे लोग विथड्रॉ नहीं करते. ये तब तक रहेगी जब तक कंपनी रहेगी. इट मींस ये कैपिटल मेरे साथ अनलिमिटेड टाइम पीरियड तक रहने वाली है. इसीलिए उन कंपनीज को अच्छा माना जाता है, उन कंपनीज की इमेज अच्छी होती है जिनके पास इक्विटी शेयर कैपिटल्स ज्यादा होती हैं एज कंपेयर टू बोरोड फंड्स. Third, the funds raised through equity share capital without creating any charge on the assets of the company. Therefore, these kinds of funds, or I'll say equity share capital, is free of charge. हम इस कैपिटल को पब्लिक से जब लेकर आते हैं तो हम पब्लिक को कोई प्रॉमिस नहीं कर रहे होते कि हम आपका पैसा कैसे वापस करेंगे, कब वापस करेंगे. वरना जब हम बोरोड फंड्स ले रहे होते हैं तो हमें सिक्योरिटी देनी पड़ती है, हमें हमारे एसेट्स मॉर्गेज करने पड़ जाते हैं. सो ये भी एक बहुत अच्छी बात है फ्रॉम द कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू कि कंपनी को ये कैपिटल विदाउट एनी चार्ज ऑन एसेट्स रेज करने को मिल जाती है, और कंपनी के ऊपर कोई बाय लॉज नहीं होते कि कंपनी को ये पेमेंट करनी पड़ेगी, कब करनी पड़ेगी, कितनी करनी पड़ेगी. सो दीज आर द मेरिट्स ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल. पर कई बार ऐसा होता है कि कंपनीज अपने इक्विटी शेयर्स नहीं बेच पाती, क्योंकि इक्विटी शेयर्स आपको पब्लिक को सेल आउट करने हैं. उसके लिए आपको आईपीओ लेकर आना है, आपको पब्लिक को ये ट्रस्ट दिलाना है दैट योर कंपनी विल बी डूइंग गुड इन द अपकमिंग ईयर्स, और ये सारे प्रोमिसेस करके, फ्यूचर दिखा दिखा के हम उन्हें हमारे शेयर्स बेचते हैं या बेचने की कोशिश करते हैं.
but there are scenarios, there are situations where public do not want to invest into your company. जब आप उनको डिविडेंड नहीं दे रहे हो, जब आप उनको ये नहीं बता रहे हो कि उनका कैपिटल वापस आएगा कि नहीं आएगा, तो सिर्फ मियर प्रोमिसेस पे कई बार कंपनीज कैपिटल रेज नहीं कर पाती हैं। अगर हम बड़े ग्रुप्स की बात करें तो अलग बात है। अब फॉर एग्जांपल अगर रिलायंस की कोई सब्सिडरी आती है, टाटा की कोई सब्सिडरी आती है, अडानी की कोई सब्सिडरी आती है, तो ये एक ऐसे ब्रांड नेम्स है जिनको कंट्री जानती है, पब्लिक जानती है। इनकी कंपनीज को इक्विटी शेयर्स कैपिटल बोरो करने में टाइम नहीं लगेगा। बट इफ यू टॉक अबाउट अ न्यू कंपनी, लेट्स से ओला और से ओयो रूम्स, तो हो सकता है ये फेमस बहुत हो पर इनके शेयर्स ना बिके, पीपल इन पब्लिक इन पे ट्रस्ट ना करे, ये भी हो सकता है। तब क्या करेंगे? तब हमारे पास एक सेकंड टूल है टू रेज द कैपिटल, इट्स नोन एज प्रेफरेंस शेयर्स। अब यहाँ पे प्रेफरेंस वर्ड कैसे आ गया? क्योंकि इन लोगों को आप प्रेफरेंस दे देते हो, एक टाइप से लालच दे रहे हो कि हम आपकी कैपिटल टाइम पे वापस करेंगे। जब भी कैपिटल वापस हो रही होगी, जब भी कंपनी वाइंड अप हो रही होगी, तो इक्विटी शेयर कैपिटल होल्डर्स से पहले विल बी पेइंग यू योर मनी बैक, सो विल बी गेटिंग अ प्रेफरेंस एट द टाइम ऑफ गेटिंग कैपिटल बैक। एंड सेकंड, whenever the dividend is declared, will be giving you dividend first, after that will be given dividends to equity shareholders। कहने का मतलब यही है, कैपिटल वापस आएगा या नहीं आएगा बात वही है, डिविडेंड मिलेगा या नहीं मिलेगा बात यही है, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। बट हाँ, हमने एक लालच दे दी है, एक और एड ऑन प्रॉमिस कर दिया है कि जब भी कैपिटल वापस करेंगे पहले आपकी करेंगे, जब भी प्रीमियम देंगे पहले आपको देंगे। ये दो बातों का प्रॉमिस करके हम इशू करते हैं प्रेफरेंस शेयर्स। तो हम पब्लिक का ट्रस्ट जीतने के लिए ऐसे टूल्स यूज कर रहे हैं। हमने देखा कि पब्लिक ने हमारे इक्विटी शेयर्स नहीं खरीदे, हमें समझ आ गया कि पब्लिक को हमारे ऊपर उतना ट्रस्ट अभी नहीं है दैट दे कैन बाय आवर इक्विटी शेयर्स, सो वी कैन इशू प्रेफरेंस शेयर्स। सो प्रेफरेंस दो चीजों पे दिया जाएगा, वाइल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड्स एंड वाइल पेइंग बैक द कैपिटल। इसके क्या फीचर्स हैं इसको जानते हैं। फीचर्स बोल दो, मेरिट्स बोल दो, बात एक ही है। पहला, इनको एक स्टेडी इनकम का प्रॉमिस दिया गया है। प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर एक रेट ऑफ डिविडेंड डिसाइड कर दिया जाता है, और जब भी कंपनी को प्रॉफिट्स अर्न होंगे या कंपनी जब भी डिविडेंड बांटेगी, इन्हें उतना डिविडेंड बेयर मिनिमम मिलेगा ही मिलेगा। सो एज कंपेयर टू इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को फायदा मिल जाता है क्योंकि उनका रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स हो जाता है। तो दे न्यू कि व्हेनेवर द कंपनी इज डिलीवरिंग द डिविडेंड्स और डिक्लेयरिंग द डिविडेंड्स, we are sure that we'll be getting the dividend at a fixed rate of fixed interest rate। जबकि कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को तो कई बार डिविडेंड मिलता भी है, पर वो रेट इतना लो हो सकता है कि वो उनके लिए ना के बराबर रह जाए, पर हाँ हो सकता है उनको ज्यादा डिविडेंड्स भी मिल जाए। तो एक ये मेरिट भी है, बट ये कहीं ना कहीं डीमेरिट भी हो सकता है कि अगर कंपनी सुपर प्रॉफिट्स में चली गई तो इनका डिविडेंड रेट तो फिक्स ही रहने वाला है। सेकंड, इट डज नॉट अफेक्ट द कंट्रोल ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर्स, क्योंकि हमने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को थोड़े से एक्स्ट्रा प्रेफरेंसेस दे दिए, तो थोड़ी सी उनकी पावर भी कम कर ली है। दे कैन नॉट वोट, द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कैन नॉट वोट, दैट इज वाई ये इक्विटी शेयर होल्डर्स के कंट्रोल को डाइल्यूट नहीं कर सकते। आप इनको कंट्रोल नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आपने इनको प्रेफरेंस ऑफर कर दिया तो इनसे आपने कंट्रोल छीन लिया, इनसे आपने वोटिंग पावर छीन लिया। सो दे आर द वंस who can sit in the meetings, but they cannot decide the actions of the company, they cannot comment on the management, they cannot vote whenever the elections are happening. Payment of dividend at a fixed rate enables the company to declare high rates of dividend for equity shareholders in good times। जब भी कंपनी को सुपरनैचुरल प्रॉफिट्स होंगे तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को तो उन्हें फिक्स रेट पे ही बांटना है, तो वो तो खुश होंगे ही होंगे, पर साथ ही साथ आपका ज्यादा बचा हुआ जो प्रॉफिट रहेगा, क्योंकि इनको तो आपको फिक्स ही देना पड़ा, तो ये और ज्यादा डिमांड नहीं कर सकते, तो उसके बदले आप उन ह्यूज प्रॉफिट्स को इनडायरेक्टली इक्विटी शेयर होल्डर्स को बांट पाएंगे। दैट मींस ये इक्विटी शेयर होल्डर्स को बेनिफिट दे जाएगा, ये वाला पॉइंट। साथ ही साथ इनको आपने प्रेफरेंशियल राइट दिया हुआ है ओवर द इक्विटी शेयर होल्डर्स, that at the time of liquidation of the company they'll be getting their principal amount back। and last but not the least, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो या इक्विटी शेयर कैपिटल हो, दोनों ही क्योंकि कैपिटल है, ओनर्स फंड है, तो हमारे एसेट्स पे कोई भी चार्ज क्रिएट नहीं होगा। मतलब ये कि चाहे आप प्रेफरेंस शेयर इशू करो, चाहे आप इक्विटी शेयर इशू करो, दोनों में आपको कोई सिक्योरिटी मॉर्गेज के लिए नहीं देनी पड़ती है। सो दीज आर सम ऑफ द फीचर्स एंड मेरिट्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, प्रेफरेंस शेयर्स जो होते हैं थोड़े से कुछ कुछ टाइप्स के भी हैं। जैसे इक्विटी शेयर्स में कोई टाइप नहीं होता, इक्विटी शेयर अपने आप में एक ही टाइप का है।
स्टैंड अलोन है। बट प्रेफरेंस शेयर्स जो है वो मेजरली 3 टाइप के हो सकते हैं। चलिए समझते हैं इन्हें भी। क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव मीन्स where we have decided a rate of dividend for them and we are unable to pay at that rate. For example, we decided for 7% and we declare a dividend where we were able to pay only the 4% of dividend to preference shareholders. So in that case, their 3% gets cumulated in the next year. So in the next year, whenever we'll be declaring the dividends, they'll be getting 10%. That is 3% of the previous year and the 7% of the current year. But if they are non-cumulative preference shares, nothing will happen. In case we have given them 4% of the dividend, they cannot claim the rest of 3% in the upcoming years. So a preference share can be cumulative as well as non-cumulative. It depends on the company's management, what type of preference shares they want to issue. Second, participating and non-participating. Participating preference shares are those preference shares where they have a special rights in the super profits of the company. They can participate in the super profits of the company. It means if the company is having surplus left after declaring all sorts of dividends, all sorts of interest, still the company is left with a super profit in that particular share. The preference shares which are of participating nature, they can get right to get the dividend. Whereas if they are non-participating preference shares, they will not be getting any special profits or any extra earnings. They will only be getting their specified rate of dividend. Last but not the least, convertible and non-convertible. So convertible preference shares are those which can be converted into equity shares at a particular after a particular expiry of time period. But if they are non-convertible, they cannot be converted into equity shares. सो यहां तक हमने पढ़ा ओनर्स फंड के 2 टाइप। एक हमने पढ़ा इक्विटी शेयर्स को और एक हमने पढ़ा प्रेफरेंस शेयर्स को। इसके ऊपर और बहुत ज्यादा डिटेल्स हैं आपकी बुक्स में, इनको बहुत ध्यान से पढ़िएगा और इनके ऊपर आपको काफी क्वेश्चंस आएंगे आपके फाइनल एग्जाम्स पे। सो डोंट टेक दिस पार्ट लाइटली। मूविंग ऑन टू द थर्ड टाइप ऑफ ओनर्स फंड, दैट इज रिटेन्ड अर्निंग्स। सो क्या होता है चलिए जानते हैं। Talking about the third source of owner's fund is retained earnings. So, as the name suggests, whatever earnings the company is having at times. Now, this comes out from a good management or a good business finance thing. Some of the companies actually retain their profits. Now, what I actually mean by retainment is that they do not use the complete profits, they do not exhaust the complete profits, rather they save a fragment of the profit for future. That saved profit gets accumulated every year and becomes a kind of pool of funds that is termed as retained earnings. So it is suggested that every company should do, but yes, there are companies which do not follow these rules. अगर आपकी कंपनी इस तरीके की चीज को फॉलो कर रही है, वो अपने प्रॉफिट्स को बचा बचा के चलती है, फ्यूचर के लिए वो बहुत देख संभल कर खर्च करती है, पूरे प्रॉफिट्स को नहीं बांटती है और धीरे धीरे वो अगर अपनी इन नेट अर्निंग्स को इतना बड़ा कर ले, इस पूल को इतना बड़ा कर ले, तो वो बन जाता है रिटेन्ड अर्निंग्स। इसके बहुत फायदे होते हैं, जैसे कि अगर हम जाने तो पहला है कि ये एक परमानेंट सोर्स ऑफ फंड है। आपको इस फंड को किसी और से नहीं लेकर आना है, आपको इस फंड को लेने के लिए कोई और मेहनत नहीं करनी है। ये फंड आपकी कंपनी का ऑलरेडी अर्नड प्रॉफिट का ही पार्ट होता है और ये आप हर साल कर सकते हैं। तो अगर आप हर साल अपने प्रॉफिट में से कुछ पैसा बचा सकते हैं तो रिटेन्ड अर्निंग एक बहुत अच्छा सोर्स होगा आपकी कंपनी के लिए। ये सेल्फ फाइनेंसिंग का बहुत अच्छा एग्जांपल है और इसे प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स भी बोला जाता है। It does not involve any explicit cost. As I said, that retained earning is an internal affair of the company. ये तो आपको अपने प्रॉफिट्स में से सिर्फ बचाकर साइड में रखना है, इसके लिए आपको अलग से कोई खर्चा नहीं करना है। बिकॉज व्हेन वी टॉक अबाउट इक्विटी शेयर्स, व्हेन वी टॉक अबाउट प्रेफरेंस शेयर्स, कंपनी हैज टू डू लॉट मोर ऑफ एक्सपेंसेस। उनको बहुत सारे खर्चे करने होते हैं, उन्हें लिक्विडेशन कॉस्ट निकालना होता है, उन्हें सेबी से अप्रूवल लेना होता है। इट्स अ हेक्टिक प्रोसेस टू इशू शेयर्स। बट व्हेन वी टॉक अबाउट रिटेन्ड अर्निंग्स, तो यहां पर कोई खर्चा ही नहीं है। आपको जो भी पिछले साल के बचे हुए प्रॉफिट्स हैं उनको सेव करते जाना है और जब भी आपको यूज हो, जब भी आपको लगे कि इस पैसे की जरूरत है, आप उसे निकालकर यूज कर सकते हैं। थर्ड, दीज फंड्स आर जनरेटेड इंटरनली, दैट इज वाई यहां पे ग्रेटर डिग्री आप इंजॉय करते हैं फ्रीडम की, फ्लेक्सिबिलिटी की।
उस फंड को यूज करने के लिए, बिकॉज द फंड्स विच आर कमिंग फ्रॉम इक्विटी शेयर होल्डर्स, वहां पे एक काइंड ऑफ रेस्ट्रिक्शन है, क्योंकि आपने कंट्रोल डाइल्यूट कर दिया है। जिन नए लोगों से आपने शेयर्स लिए हैं, शेयर मनी लिया है, आपको उनकी बातें सुननी पड़ेंगी। हो सकता है वो आपके प्रोजेक्ट्स में इंटरफेयर करें, हो सकता है वो कंपनी के मैनेजमेंट को रोकें कि इस फंड को यहां यूज मत करो, वहां यूज मत करो। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स भी हो सकता है वो बोले नहीं कि आप इस फंड्स को कहां यूज कर रहे हो, पर क्योंकि वो पैसा आएगा तो इक्विटी शेयर होल्डर्स उस पैसे पे भी नजर बनाकर रखते हैं, कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू रिटेन्ड अर्निंग्स, द कंपनीज मैनेजमेंट इज फ्री टू यूज दैट फंड, बिकॉज वो तो इंटरनल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट है, ये वो पैसा है जो हमने ऑलरेडी पहले से बचाया हुआ है। सो यहां पर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, डिग्री ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा आप इंजॉय करते हैं। ये आपकी कैपेसिटी बढ़ा देता है अनएक्सपेक्टेड लॉसेस को एब्जॉर्ब करने की। ऑल दोस कंपनीज विच वर हैविंग अ गुड अमाउंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स आर स्टिल स्टैंडिंग इवन आफ्टर द पैंडेमिक। Such kind of pandemics are very rare, which happened in 2020. We all have seen, we all are part of that pandemic. और हमने ये भी देखा कि बहुत सारे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस बंद हो गए, बट वो सारे ऑर्गेनाइजेशंस जिन्होंने अपने प्रॉफिट्स को बचा कर रखा था, संभाल कर रखा था, इन्हीं दिनों के लिए बचा कर रखा था, आज वो बहुत स्ट्रांगली स्टैंड कर रहे हैं। तो पैंडेमिक ने उन छोटी मोटी कंपनीज को बंद भी करवा दिया जिनकी बिजनेस फाइनेंसिंग बहुत वीक थी, और साथ ही साथ ये शो कर दिया कि अगर आपके पास प्रॉपर बिजनेस फाइनेंस है, अगर आपके पास प्रॉपर रिटेन्ड अर्निंग्स का सोर्स है, क्योंकि आज आज की डेट में आप शेयर भी इशू नहीं कर सकते थे क्योंकि लोगों के पास अमाउंट ही नहीं है टू इन्वेस्ट इनटू न्यू वेंचर्स। सो ये रिटेन्ड अर्निंग्स ही था जिसने पैंडेमिक में कंपनीज को सर्वाइवल दिया है। Last, it may lead to increase in the market price of the equity shares of the company as well. Yes, because जिन कंपनीज के पास रिटेन्ड अर्निंग्स अच्छा होता है, उनकी गुडविल मार्केट में अच्छी होती है, उन कंपनीज को अच्छा माना जाता है, शेयर मार्केट में उनकी वैल्यूज अच्छी होती हैं, एंड दैट इज वाई इसका बेनिफिट इनडायरेक्टली इक्विटी शेयर होल्डर्स को ही मिलता है, बिकॉज उनके शेयर्स के प्राइसेस अप होने लगते हैं, बढ़ने लगते हैं। टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट थिंग, दैट इज द जीडीआर, आईडीआर एंड एडीआर्स। ये तीन जो हैं जिन्हें हम डिपॉजिटरी रिसिट्स के नाम से जानते हैं, ये तीन वो सोर्सेज हैं जिनका पर्पस यही है कि आप फंड्स किसी ऐसी जगह से ही लेकर आ रहे हो जो कि आपके काइंड ऑफ ओनर बनने वाले हैं, बट आप उन्हें शेयर्स नहीं देने वाले। सो ये शेयर्स बेचने का एक तरीका है, बट एक्चुअली हम शेयर्स नहीं बेचते, हम शेयर्स के बदले उन्हें डिपॉजिटरी रिसिट्स इशू करते हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज जीडीआर। अ ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिट is used by a company where the company wants to get money from foreign investors. If you're a company in India and you want to get money from New Zealand, you want to get money from Australian shareholders, you want to get money from American investors, तो आप GDR इशू कर सकते हैं। GDR का पर्पस क्या है कि आप इन फॉरेन इन्वेस्टर से अपनी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करवाओ। पहले ये पॉसिबल नहीं था स्टॉक एक्सचेंजेस में कि लोग किसी भी पार्ट ऑफ द कंट्री से, किसी भी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड से आपकी कंपनी के शेयर्स खरीद पाए। पहले नेशनलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन नहीं था, इसलिए जीडीआर, एडीआर और आईडीआर चला करते थे। पर अब इट इज पॉसिबल आफ्टर द ग्लोबलाइजेशन दैट द शेयर्स ऑफ द कंपनी एनीवन कैन इन्वेस्ट इनटू इंडियन स्टॉक मार्केट्स। तो अब ये इतने रिलेवेंट नहीं है, बट पहले होते थे, इसलिए हम इसे पढ़ रहे हैं। तो कैसे काम करते थे, चलिए समझते हैं। ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिट का पूरा जो प्रोसेस है वो यूएस डॉलर्स में होता है, क्योंकि हम ग्लोबल करेंसी में डील करेंगे, और ग्लोबल करेंसी वी ऑल नो दैट इज अ डॉलर। सो जीडीआर इज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, इट कैन बी ट्रेडेड फ्रीली लाइक एनी अदर इंस्ट्रूमेंट। आप इसे एक ऐसे बैंक के साथ टाई अप करके अपने शेयर्स उस बैंक को दे देते हो, वो बैंक आपका कमीशन एजेंट बनकर डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में जिन जिन जगहों पे उस बैंक के ब्रांचेस है, उन ब्रांचेस के थ्रू आपके जीडीआर सेल करने की कोशिश करता है। वो लोगों को इनवाइट करता है कि यू कैन बाय द जीडीआर ऑफ दैट पर्टिकुलर इंडियन कंपनी विच इज कमिंग अप विद दिस मच ऑफ शेयर्स और समथिंग लाइक दैट। तो एक तरीके से आप जीडीआर सेल आउट करवाते हो उस नेशनलाइज बैंक के साथ, उस ग्लोबल बैंक के साथ जिसके साथ आपने पार्टनरशिप करी होगी। ये लोग उन लोगों से डॉलर के डिनोमिनेशंस में पैसे इकट्ठा करते हैं, अपनी कमीशन काटकर आपको पैसा पहुंचा देते हैं। जो भी इंसान आपका जीडीआर खरीदेगा वो आपका शेयर होल्डर नहीं माना जाएगा, उसके पास वोटिंग राइट्स नहीं होंगे, बट हाँ उसके पास सिर्फ डिविडेंड्स के राइट्स होंगे।
मतलब वो इक्विटी शेयर होल्डर की बजाय प्रेफरेंस शेयर होल्डर की तरह ट्रीट किए जाते हैं। जीडीआर को मार्केट में ट्रेड किया जा सकता है और जीडीआर पे भी एक फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड भी डिक्लेयर किया जा सकता है। सो जीडीआर इज नथिंग बट अ काइंड ऑफ टूल बाय विच यू कैन कलेक्ट मनी फ्रॉम फॉरेन कंट्री इन्वेस्टर्स। आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट टूल की, दैट इज अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स। तो अब जैसे कि यहाँ पे वर्ड अमेरिकन आ गया है, सो अगर हमारी कंपनी ये चाहती है कि हम सिर्फ और सिर्फ अमेरिकन से या अमेरिका के लोगों से ही पैसे इन्वेस्ट करवाएं, तो हम जीडीआर की बजाय एडीआर भी इशू कर सकते हैं। इफ वी आर अ इंडियन कंपनी एंड वी वांट टू गेट मनी फ्रॉम अमेरिकन, वी कैन अगेन टाई अप विद अमेरिकन बैंक, जिसको हम हमारे इक्विटी शेयर्स जो हैं वो मॉर्गेज कर देंगे, एज अ सिक्योरिटी दे देंगे। वो उसके बदले बनाएगा एडीआर और उसे अमेरिकन करेंसी में, दैट इज डॉलर्स में, अपनी ब्रांचेस के थ्रू सेल आउट कर सकता है जनरल पब्लिक को, अमेरिकन पब्लिक को, और उन्हें बता सकता है कि अगर आपने एडीआर खरीदे इस कंपनी के, जो कि किसी भी डिनोमिनेशन का हो सकता है, अगेन म्यूचुअली डिसाइडेड बाय द बैंक एंड द कंपनी, वो जीडीआर खरीद कर बैंक को डॉलर में पे करेंगे और बैंक अपनी कमीशन डिडक्ट कर कर आपको आपका फंड पहुंचा देगा। अगेन एडीआर हो या जीडीआर हो, ये लोग आपके शेयर होल्डर्स तो हैं, बट इन्हें सिर्फ डिविडेंड्स का राइट मिलेगा, इन्हें कोई भी वोटिंग राइट या मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन का राइट नहीं मिलता है। So ADR, as the name suggests, can only be issued in America, whereas GDR is a tool which can be issued in any part of the world. I hope यहां पर आपको समझ में आ गया हो। Last है IDR. So if a foreign company wants to get money from Indian public, if the foreign company wants to have Indian investors coming up in their company, so वो लोग IDR इशू कर सकते हैं। IDR बिल्कुल रिवर्स पैटर्न में काम करेगा, दैट फॉरेन कंपनी विल टाई अप विद इंडियन बैंक, वो अपने शेयर्स उस इंडियन बैंक को मॉर्गेज करेंगे, इंडियन बैंक अपनी डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस, अपने जितनी भी उनकी इंडिया में ब्रांचेस होगी उनके थ्रू वो आईडीआर को सेल करेगा पब्लिक को। मतलब वो बैंक उस फॉरेन कंपनी का एजेंट बन जाएगा, एक टाइप से एजेंट ऑफ आइडियाज, और बैंक समझाएगा कि व्हाट इज दैट कंपनी डूइंग, व्हाई यू शुड बाय द आइडिया ऑफ दैट कंपनी, और इस तरीके से वो इंडियंस को रुपीज में उस चीज को बेचेगा और जितना भी अमाउंट आएगा उसमें से अपना कमीशन डिडक्ट करके the bank will send back the money to that foreign company. So IDR can be issued in India, ADR can be issued in America, and GDR can be issued in any part of the world. So इस तरीके से भी आप ओनर्स फंड कलेक्ट कर सकते हैं, और इन तीनों टूल्स का पर्पज यही है कि आप फॉरेन कंट्रीज से पैसा अपनी कंपनी में लगाएं। क्योंकि ये ओनर्स फंड है तो यहां पर भी कोई लायबिलिटी नहीं बनती है आपकी कैपिटल रीपेमेंट करने की, ना ही बैंक लायबल है ना ही आप लायबल हो, क्योंकि जब आप एडीआर ईडीआर और जेडीआर इशू करते हैं तो आप उसमें पहले से टर्म्स एंड कंडीशन बता देते हैं कि दिस इज नॉट डिबेंचर और अ लोन, बट दिस इज अ काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट, अ काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट इनटू इक्विटी शेयर्स, सो योर मनी इज एट रिस्क। कंपनी अगर अच्छा करेगी तो आपको अच्छे डिविडेंड्स मिलेंगे, बट अगर कंपनी बुरा करेगी तो आपका पैसा डूब भी सकता है। तो ये सारी चीजें पहले से बता दी जाती हैं। तो ये 6 टूल्स हैं जिसके थ्रू हम ओनर्स फंड कलेक्ट कर सकते हैं। Moving on to the different sources of borrowed fund, and starting with the first, जिसके ऊपर काफी सारे बच्चों को डाउट होता है, वो है डिबेंचर्स या फिर बॉन्ड्स। अब अगर मैं डिबेंचर की बात करूं तो डिबेंचर एक बहुत ही अच्छा सा कॉन्सेप्ट है जिसमें आप लोगों से लोन लेते हैं बट अपनी कंडीशन पे। अब ये कैसे हो पाता है कि आप डिबेंचर को डिवाइड कर देते हैं इनटू डिनोमिनेशंस ऑफ ₹100 और 1000 और समथिंग लाइक दैट। लोगों को आप इनवाइट करते हैं कि लेंड अस ₹100 ओनली, हम आपकी ₹100 पे आपको इंटरेस्ट देंगे और आपका ₹100 विद प्रिंसिपल अमाउंट विद इंटरेस्ट एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे वापस कर देंगे। तो लोग आपको ₹100 देंगे क्यों? क्योंकि ₹100 इज अ वेरी स्मॉल डिनोमिनेशन, कोई ₹100 का रिस्क तो ले ही लेगा। सो वट एवर वी जस्ट लर्न इन ओनर्स फंड, अगर वो सारे टूल्स काम नहीं करते हैं तब कंपनीज डिबेंचर्स पे जाने की कोशिश करती हैं, या कंपनीज को अगर शॉर्ट टर्म फाइनेंस की जरूरत है, मीडियम टर्म फाइनेंस की जरूरत है, तब भी वो बोरोड फंड्स की तरफ जाती है। तो कंपनी इशूइंग डिबेंचर्स नोज दैट क्योंकि उसके शेयर्स नहीं बिक पाए, इक्विटी शेयर्स नहीं बिक पाए, प्रेफरेंस शेयर्स नहीं बिक पाए, तो अब उनके पास एक ही टूल बचा है पब्लिक से पैसे लेने का, वो है उनको रियल टाइम प्रोमिस करना, उनके पैसे पे उनको फिक्स रिटर्न देना, एंड दैट इज ओनली पॉसिबल बाय डिबेंचर्स। सो
सिमिलरली जैसे शेयर्स को हम बेचते हैं मार्केट में, वैसे हम डिबेंचर्स को इशू करते हैं मार्केट में। इसके ऊपर पूरा पूरा चैप्टर है आपके 12th अकाउंट्स में, हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। सो अभी सिर्फ आप थ्योरी थ्योरी पार्ट पढ़ लीजिए, प्रैक्टिकल्स में आपको पढ़ाऊंगा 12th में। तो डिबेंचर्स एक तरीके से लोन लेने का टूल है, जिसके थ्रू आप पब्लिक से लोन ले सकते हैं, बट इनटू स्मॉलर डिनोमिनेशंस, बट एट योर ओन कंडीशंस। तो जब भी आपको कोई 100 रुपए देगा, आप उसको एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे उसके उस पर्टिकुलर 100 रुपीज पे, और एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद जो भी आपने उन्हें कमिट किया होगा उसके बाद आपको वो पैसा वापस करना पड़ता है। क्या फीचर्स है मेरिट्स एंड डिबेंचर्स के? तो पहला मेरिट है कि इसमें इन्वेस्टर्स का अमाउंट फिक्स है एंड दे विल बी गेटिंग फिक्स्ड इनकम एट लेसर रिस्क। जहां शेयर होल्डर्स के ऊपर डिविडेंड्स का कोई पर्टिकुलर प्रॉमिस नहीं होता है। हो सकता है शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया जाए, हो सकता है नहीं दिया जाए, बट इफ यू आर अ इन्वेस्टर एंड यू आर बाइंग अ डिबेंचर ऑफ अ कंपनी, तो देन यू आर मेकिंग श्योर दैट यू विल बी गेटिंग अ फिक्स्ड इनकम आउट ऑफ दैट। डिबेंचर आर फिक्स्ड चार्ज फंड्स एंड डू नॉट पार्टिसिपेट इन द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी। डिबेंचर के ऊपर आपको अपने इंटरेस्ट देने ही पड़ेंगे, आपको प्रॉफिट्स में से इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा, पर ये प्रॉफिट्स में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। मतलब उनको आपको सिर्फ उतना ही अमाउंट देना है जितना उनका इंटरेस्ट बनता है, उससे ज्यादा अगर आपको कोई सुपर प्रॉफिट हुआ है, सुपर नेचुरल प्रॉफिट हुआ है, सो यू आर नॉट लायबल टू डिस्ट्रीब्यूट दैट मनी विथ देम। Debentures do not carry any voting rights and they also cannot participate in the management of the company। तो ये भी एक अच्छी बात है कि आप इनसे पैसे भी ले रहे हो, इनको इंटरेस्ट दे तो रहे हो, बट इनका कोई लेना देना नहीं है आपकी कंपनी के मैनेजमेंट के साथ, उनको कोई वोटिंग राइट्स नहीं मिलते एंड दे कैन नॉट इंटरफेयर इनटू द इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। अगर हम बात करते हैं डिबेंचर फाइनेंसिंग की, तो एज कंपेयर टू इक्विटी शेयर्स, एज कंपेयर टू प्रेफरेंस शेयर्स, इशूइंग डिबेंचर्स इज अ लेस कॉस्टली अफेयर। इक्विटी शेयर इशू करना, प्रेफरेंस शेयर इशू करना बहुत एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि आप जब इक्विटी शेयर इशू करते हैं तो आपको बहुत सारी परमिशन लेनी होती हैं, बहुत सारे खर्चे करने होते हैं, बहुत सारे कमीशन बांटने होते हैं, बहुत सारे बैंकर्स अपॉइंट करने पड़ते हैं एंड इट्स अ हेक्टिक प्रोसेस। एज कंपेयर टू डिबेंचर्स ये बहुत एक्सपेंसिव है। तो डिबेंचर्स का एक ये भी फायदा है कि डिबेंचर्स एक तो फॉर श्योर बिक ही जाते हैं, क्योंकि आपने इन्वेस्टर्स के वो सारे जो पॉइंट्स हैं शेयर्स को लेकर उन्हें दूर कर दिया, उनको आपने फिक्स रिटर्न प्रॉमिस कर दिया, आपने उनको सिक्योरिटी भी दे दी है, आप उनका पैसा टाइमली वापस भी करने वाले हो। तो ये सारी प्रॉब्लम जो एक इन्वेस्टर को शेयर्स को लेकर थी वो खत्म हो गई, तो आपके डिबेंचर्स हैंड टू हैंड बिक जाएंगे, और साथ ही साथ डिबेंचर इशू करने की कॉस्ट भी काफी कम है। अगर हम बॉन्ड्स की बात करें, सो बॉन्ड्स एक ऐसा डेट इंस्ट्रूमेंट है जिसके ऊपर कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स नहीं है, बट ये लोन है। आप उन्हें इंटरेस्ट नहीं दोगे, पर हाँ एक टाइम पीरियड के बाद वो पैसा वापस कर दिया जाएगा। इन्हें जीरो कूपन बॉन्ड या जीरो इंटरेस्ट बॉन्ड भी बोला जाता है, बट जनरली ये डिस्काउंट पे इशू किया जाता है। तो फायदा ये है कि अगर कोई बॉन्ड आपका 95 रुपीज का खरीद रहा है, तो यूल प्रॉमिस दैट यूल बी पेइंग हिम ₹100, सो यूल बी अर्निंग समथिंग आउट ऑफ दैट। ऐसा नहीं है कि आप 100 लेके 100 ही वापस कर देंगे, वरना लोग फिर आपको पैसे क्यों देंगे। हाँ, बट जब तक पैसा आपके पास रहेगा तब तक आप उस पर इंटरेस्ट नहीं देंगे। सो जीरो कूपन बॉन्ड या बॉन्ड्स गवर्नमेंट इशू करती थी पहले, अब ये बंद हो चुके हैं, और कोई भी कंपनी बॉन्ड इशू नहीं कर सकती, कंपनीज सिर्फ डिबेंचर्स इशू कर सकती हैं, जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स होता है और प्रिंसिपल अमाउंट कब वापस होगा ये भी आपको पहले से इन्फॉर्म करना पड़ता है। कुछ और बातें जानते हैं डिबेंचर्स के बारे में। जैसे कि हमने देखा कि प्रेफरेंस शेयर्स के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं, वैसे डिबेंचर्स के भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं। जैसे कि नाम बता रहे हैं सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड डिबेंचर्स वो डिबेंचर्स हैं जहां पर आपने एसेट्स को फिक्स कर दिया है कि अगर कंपनी इज नॉट एबल टू पे बैक द वैल्यू ऑफ द डिबेंचर्स, सो वो इन एसेट्स को सेल आउट करके अपना पैसा रिकवर कर सकते हैं। कौन? डिबेंचर होल्डर्स। पर अगर वो अनसिक्योर्ड है तो दैट डजंट मीन कि उनका पैसा डूब जाएगा, फिर वो कोई भी एसेट सेल आउट कर सकते हैं। आपने उन्हें कोई लिस्ट नहीं दी, कोई प्रायोरिटी नहीं दी है, देन इट डिपेंड्स ऑन द डिबेंचर होल्डर्स एंड द कोर्ट्स, क्योंकि फिर वो लीगल केस हो जाएगा। तो जो भी कोर्ट डिसाइड करेगा, जो भी डिबेंचर होल्डर डिसाइड करेंगे कि हम ये वाला एसेट को सेल आउट करना चाहते हैं, आपका वो एसेट सेल हो जाएगा। रजिस्टर्ड एंड बेयरर डिबेंचर्स, तो रजिस्टर्ड में ये होगा जो होल्डर ऑफ द डिबेंचर होता है दैट इज रजिस्टर्ड इनटू द बुक्स ऑफ द कंपनी, और अगर वो किसी और को सेल करेगा तो उसका नाम फिर से हटाकर नए होल्डर का नाम रजिस्टर किया जाता है। जबकि कि बेयरर डिबेंचर में ऐसा नहीं होता है। Whosoever is the holder of the debenture can easily sell it out to any other person, ultimately at the time of paying interest, जिसके हाथ में डिबेंचर रहेगा वो जाके इंटरेस्ट क्लेम कर सकता है। कन्वर्टिबल, नॉन कन्वर्टिबल, वही प्रेफरेंस शेयर्स का पैटर्न है। कन्वर्टिबल का मतलब है दैट दीज डिबेंचर्स कैन गेट कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स
बट नॉन कन्वर्टेबल का मतलब है कि इन डिबेंचर्स को कन्वर्जन का ऑप्शन नहीं दिया जाता है। और फर्स्ट एंड सेकंड डिबेंचर्स का अगर हम बात करें तो फर्स्ट डिबेंचर्स वो हैं जिनका पहला राइट है ऑफ गेटिंग इंटरेस्ट, एंड इनका पहला राइट है कि अगर कंपनी लिक्विडेट होती है तो पहले इनका पेमेंट किया जाएगा। सेकंड डिबेंचर्स एज द नेम सजेस्ट, इनको इंटरेस्ट भी सेकेंडली मिलेगा, बट ऐसा नहीं है कि कम मिलेगा, जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइडेड है वो मिलेगा, पर इनका इंटरेस्ट बाद में निकाला जाएगा। और वैसे ही इनका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो फर्स्ट डिबेंचर्स के निकलने के बाद ही निकाला जाता है। तो ये था ऑल अबाउट डिबेंचर्स। आई होप आपको समझ में आ रहा है, आप ध्यान दे रहे हैं। और जैसे कि मैंने बोला, देखो प्लीज मेक नोट्स, दिस चैप्टर हैज a lot more weightage into your final exams। अगर आपने इस चैप्टर के नोट्स नहीं बनाए और आपने इस चैप्टर को ध्यान से नहीं पढ़ा, नहीं समझा, तो आप अप्रोक्सीमेटली 15 मार्क्स गवा सकते हैं आपके 11th बिजनेस स्टडीज में, विच इज मोर देन 10% ऑफ योर फाइनल एग्जाम। सो डोंट डू दैट। चैप्टर को बहुत ध्यान से सुनो, पढ़ना, और जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ रहा है मेक श्योर कि आप नोट्स बनाते हुए चल रहे हैं। जो सेकेंड सोर्स ऑफ बोरोड फंड है वो है लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब ये क्या होता है, चलिए इसे भी जानते हैं। लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। So what are financial institutions? We all know that these are some of the institutions. It can be established by the government or it can be some private institutions also. They only specialize in financing the businesses. तो इनका काम ही है लोगों को लोन्स देना, लोगों को लोन बांटना। इसलिए हम इन्हें बैंक्स नहीं बुलाते, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बुलाते हैं, क्योंकि ये बैंक्स की तरह ऑपरेट नहीं करते हैं। आप वहां पर इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में आप बैंक अकाउंट ओपन नहीं करेंगे, आपको कोई चेकबुक इशू नहीं मिलती है। रादर दे आर ओनली एस्टैब्लिश्ड विद द पर्पस ऑफ गिविंग लोन्स टू द इंडस्ट्री। तो क्या है ये जानते हैं। पहला, दीज इंस्टीट्यूशंस आर एस्टैब्लिश्ड बाय सेंट्रल एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट्स। अब यहां पर हम बात करें उन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की स्पेशली जो गवर्नमेंट ने एस्टैब्लिश किए हैं, बट हाँ इनमें से बहुत सारे अब प्राइवेटाइज कर दिए गए हैं। तो इनिशियली इंडिया में गवर्नमेंट थी जिसने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का कॉन्सेप्ट लाया, और बैंक्स के अलावा ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश किए जो डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स को, डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज को हेल्प करने के लिए बनाए गए। दे प्रोवाइड लोन कैपिटल फॉर लॉन्ग टर्म एंड मीडियम टर्म रिक्वायरमेंट्स। जैसा कि मैंने आपको बताया, इनका पर्पज ही है टू प्रोवाइड लोन टू सपोर्ट द इंडस्ट्रीज, बिजनेसेस। तो ये सिर्फ और सिर्फ लोन देने में स्पेशलाइज करती हैं। अब आप इनसे लॉन्ग टर्म लोन्स ले सकते हैं, मीडियम टर्म्स भी ले सकते हैं। सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग इज कंसिडर्ड सुटेबल व्हेन लार्ज फंड्स फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन आर रिक्वायर्ड। जनरली बैंक्स बहुत बड़े अमाउंट्स नहीं लेंड करते हैं टू द कंपनीज, क्योंकि बैंक्स ज्यादा प्राइवेटाइज्ड हैं और बैंक्स भी प्रॉफिट मोटिव के लिए काम कर रहे हैं। Whereas these institutions are set up by the central government or the state government, तो इनका पर्पस था कंट्री के अंदर बिजनेस को डेवलप करना, इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करना। इसीलिए एज कंपेयर टू लोन्स, these institutions are more flexible in lending the money, even the huge amounts. सो अगर आपको बहुत लॉन्ग टर्म पैसा चाहिए, ह्यूज अमाउंट चाहिए, so it is suggested, recommended that don't go to banks, go to financial institutions. Some of the examples of some of the merits of financial institutions are they provide long term finance, जो कि कमर्शियल बैंक्स नहीं देते, मैंने भी आपको बताया। इनसे लोन लेना काफी हद तक बोरोइंग कंपनी की गुडविल बढ़ाएगा, क्योंकि आप गवर्नमेंट से सपोर्ट ले रहे हैं, और गवर्नमेंट की नजर में अगर आप अच्छा काम करने लगे और गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करिए और आप उनका टाइमली पेमेंट कर रहे हैं, तो आगे जाके आपके लिए बहुत सारे एवेन्यूज ओपन हो जाते हैं। तो कैपिटल मार्केट में उन कंपनीज को की गुडविल वीक होती है जो कि डिबेंचर्स ले रहे होते हैं या जो कमर्शियल बैंक से लोन ले रहे होते हैं। बट द कंपनीज विच आर टेकिंग लोन्स फ्रॉम अ गवर्नमेंट, बिकॉज किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से लोन लेना, इट मींस गवर्नमेंट आपको रिकॉग्नाइज कर रही है, तभी तो आपको लोन दे रही है। दिस शोज दैट गवर्नमेंट हैज शोड अ ट्रस्ट ऑन यू। इस वजह से इन कंपनीज की गुडविल काफी अच्छी होती है। रीपेमेंट ऑफ लोन यहाँ पे इजी है, गवर्नमेंट नहीं चाहती कि आप पे बर्डन डाला जाए, क्योंकि गवर्नमेंट ओन्ड इंस्टीट्यूशंस हैं, तो आपको इंस्टॉलमेंट ऑप्शंस काफी अच्छे से दिए जाते हैं। और गवर्नमेंट कभी नहीं चाहती कि जो भी लोन है उसका बर्डन इंडस्ट्री पे इस तरीके से आ जाए कि वो लोन के बर्डन के तले काम ना कर पाए, जबकि के बैंक्स इसका ध्यान नहीं देते हैं। इसके अलावा द फंड्स कैन बी मेड अवेलेबल इन ड्यूरिंग द डिफरेंट पीरियड्स, लाइक आप इनके पास किसी भी काइंड ऑफ डिप्रेशन टाइम पे जा सकते हैं, अगर बिजनेस में कोई सडन शॉक लग जाता है, पैंडेमिक आ जाता है, तो जब सारे सोर्सेज ऑफ फाइनेंसेस बंद हैं, दीज आर द इंस्टीट्यूशंस जहां पर आप कभी भी जाकर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपकी हेल्प
करेंगे। स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट कोरोना, तो यहां पर हमने देखा कोरोना में ऑलरेडी बैंक्स के पास पैसे नहीं है, मार्केट्स में पैसा अवेलेबल नहीं है, तो आज की तारीख पे ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ही हैं जिन्होंने सपोर्ट किया हुआ है इंडस्ट्रीज को, काफी सारे लोन्स बांट बांट के उन्होंने उनको एक सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करवाया है। कुछ एग्जांपल्स हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के जो कि इंडिया में फेमसली काम कर रहे हैं, जैसे कि आईएफसीआई, Industrial Finance Corporation, State Financial Corporations, Industrial Credit and Investment Corporation. Now, this has been privatized. Industrial Development Bank of India, this is also privatized way back. And Life Insurance Corporation of India, जी हाँ, LIC भी आजकल एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की तरह इंडस्ट्रीज को हेल्प प्रोवाइड कर रहा है बाय गिविंग देम लोन्स। अब बात करते हैं हम हमारे थर्ड सोर्स ऑफ फाइनेंस की, दैट इज लोन्स फ्रॉम अ कमर्शियल बैंक। लोन्स फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स जो कि हमारा थर्ड सोर्स ऑफ फाइनेंस है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट बोरोड फंड्स। जैसे कि नाम बताता है कमर्शियल बैंक से लोन लेना, तो ये भी बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट और बहुत ज्यादा यूज होने वाला टूल है बाय द कंपनीज। तो बैंक्स हम सभी लोग जानते हैं डिफरेंट डिफरेंट तरीके से फाइनेंसिंग करते हैं। कैश क्रेडिट हो गया, बैंक ओडी हो गया, टर्म लोन्स हो गए, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल हो गया, हमने तो पढ़ा हुआ है डिस्काउंटिंग पूरा पूरा चैप्टर। लेटर ऑफ क्रेडिट के थ्रू भी लोन्स आपको दिए जाते हैं। बैंक्स का सिंपल फंडा है कि बैंक्स आपको एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे और फिक्स टाइम पीरियड के हिसाब से लोन लेंड करते हैं, और यहाँ पर बैंक्स पूरा पूरा अपने हिसाब से ही फाइनेंसिंग करते हैं। उनको अगर लगता है कि योर कंपनी इज एलिजिबल टू गिव द फाइनेंस, तभी वो आपको फाइनेंस करेंगे। आपकी रिक्वायरमेंट कितनी है इसके हिसाब से कभी फाइनेंसिंग नहीं की जाती। बैंक अपने हिसाब से ही आपको फाइनेंस करेगा। अगर आप एलिजिबल हैं, आपके डॉक्यूमेंट स्ट्रांग हैं और आप इतना सिक्योरिटी कैरी कर रहे हैं कि बैंक आपको फाइनेंस कर पाए, तभी आपको फाइनेंसिंग की जाती है। और बैंक्स प्रेफर करते हैं मीडियम टर्म या शॉर्ट टर्म लोन्स देना। ज्यादातर बैंक्स लॉन्ग टर्म लोन्स अगर देते भी हैं तो वैल्यूज बहुत ह्यूज नहीं हो सकती और आपको वहां पे हाई सिक्योरिटीज देनी पड़ती है। मेरिट यही है कि पहली चीज, बैंक सबसे इजी है जहां से आप लोन्स ले सकते हैं, क्योंकि बैंक्स एज कम्पेयर टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ज्यादा प्रोमिनेंट है इन गिविंग लोन्स एंड टेकिंग लोन्स, क्योंकि उनका तो यही मेन काम है। तो इवन बिफोर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, क्योंकि कंट्री में बैंक्स बहुत टाइम से काम कर रहे हैं, तो इनका वाइड स्प्रेड है, इनका ज्यादा अच्छा कंट्रोल है फाइनेंसिंग में। उसके बाद ये है कि ये सीक्रेसी मेंटेन करते हैं। कोई भी बैंक अपने क्लाइंट्स की कभी भी कोई इंफॉर्मेशन किसी और पार्टी को शेयर नहीं करता, तो दिस इज अ गुड थिंग दैट आप उनसे कितना भी लोन लें और आपकी जो भी हिस्ट्री है बैंक के साथ, दैट इज नेवर gets out to your competitors. Third, formalities of issue of prospectus underwriting as compared to issuing of shares. Taking loan from a bank is way much more easier, क्योंकि जब आप शेयर इशू करते हैं, डिबेंचर इशू करते हैं, तो आपको बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटीज करनी होती है, डॉक्यूमेंटेशन करने होते हैं। सिक्योरिटी एक्सचेंज ऑफ बोर्ड ऑफ इंडिया जो कि गवर्निंग बॉडी है स्टॉक मार्केट्स की, उनकी परमिशन के बिना आप शेयर इशू नहीं कर सकते। तो एज कंपेयर टू दो सोर्सेस, लोन लेना कई बार काफी इजी और एफिशिएंट होता है। इसके अलावा लोन फ्रॉम अ बैंक इज अ फ्लेक्सिबल सोर्स। कई बार ऐसा होता है कि आपने लोन ज्यादा ले लिया है बट आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप उसे रीपे कर सकते हैं, वापस कर सकते हैं, आपका लोन अमाउंट कम हो जाएगा, इंस्टॉलमेंट कम हो जाएगी, इंटरेस्ट कम हो जाएगा। बट कैपिटल में ऐसा नहीं है। अगर आपने कैपिटल ले ली तो यू हैव टू टेक द कैपिटल विद यू, यू कैन नॉट रीपे द कैपिटल टू योर शेयर होल्डर्स, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है बैंक से फाइनेंस करने में, ठीक है। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द ट्रेड क्रेडिट। सो ट्रेड क्रेडिट क्या है? जहां पे आप अपने सप्लायर से क्रेडिट में सामान ले रहे हैं, कई बार आप उनसे पैसे भी एडवांस करवा सकते हैं। सो जनरली जब हम ट्रेड क्रेडिट की बात करते हैं तो हम क्रेडिटर्स की बात कर रहे हैं। हमने पढ़ा हुआ है अकाउंट्स में, क्रेडिटर्स वही लोग हैं जिनसे आप उधार में सामान लेते रहते हैं, बार बार लेते रहते हैं, ये रेडीली अवेलेबल होता है और आप इन्हें कोई भी सिक्योरिटी आपको नहीं रखनी पड़ती, ये आपको हमेशा क्रेडिट दे देते हैं। दूसरी बात, हम इन्हें अकाउंट्स पेबल या सन्डी क्रेडिटर्स की तरह बुक में दिखाते हैं। किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे इजी सोर्स है फाइनेंसिंग का, बट हाँ, ये सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग के लिए, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए बहुत अच्छा सोर्स है, बट लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है। ट्रेड क्रेडिट जो होता है, अगेन हम सभी लोग जानते हैं, ये 1 ईयर के लिए भी नहीं मिलता। आप अगर किसी से उधार लेंगे तो यू हैव टू पे बैक हिम विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days और मैक्सिमम इट कैन गो टू 90 days। इसके अलावा कितना वॉल्यूम में आपको क्रेडिट दिया जाएगा, कितना कितना ज्यादा वो रॉ मटेरियल देगा, वो आपकी गुडविल पे, आपकी पेमेंट हिस्ट्री पे, आपकी स्केल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन पे, आपके साइज ऑफ द बिजनेस पे डिपेंड करता है कि क्रेडिटर के साथ आपकी कैसे रिलेशनशिप है।
इसके बाद है इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स। कई बार दो कंपनीज आपस में एक दूसरे को हेल्प करने के लिए इस टूल को यूज कर सकती हैं। एज द नेम सजेस्ट इंटर कॉर्पोरेट, इट मींस बिटवीन द टू कॉर्पोरेट एंटिटीज, दैट इज कंपनीज। तो अगर एक कंपनी को शॉर्ट रन में अभी पैसे की जरूरत है और अभी वो लोन्स नहीं ले सकती या कहीं और उनके पास कोई और सोर्स नहीं है, तो वो अपनी किसी और कॉम्पिटिटर फर्म से भी पैसे ले सकती हैं। वो कॉम्पिटिटर फर्म उनको पैसे लेंड करेगी और उस पर हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट लेगी। जनरली ये जो आईसीडीज हैं, जिन्हें हम इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स बुलाते हैं, ये दो बैंक्स में ज्यादा यूज होता है। कई बार ऐसा होता है कि किसी बैंक में सडनली बहुत ज्यादा विथड्रॉल आ गया है, लोगों ने बहुत ज्यादा अमाउंट विथड्रॉ कर लिया, तो बैंक इज शॉर्ट विद द फंड्स, सो दैट बैंक विथ कैन कम्युनिकेट विथ अनदर बैंक और द नियरेस्ट बैंक, इट कैन बी अ कॉम्पिटिटर बैंक एज वेल, और उनसे वो शॉर्ट रन के लिए 10 डेज, 3 डेज, 4 डेज के लिए, इतने कम टाइम पीरियड के लिए कुछ पैसा लेंड करवा सकता है, बट देन दे हैव टू गिव द इंटरेस्ट ऑन दैट। जनरली ये दो बैंक्स के बीच में होता है, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि दो बैंक्स के बीच में ही हो, दो कंपनीज के बीच में भी हो सकता है। आरबीआई ने इसे अलाउ किया हुआ है, ये भी एक बोरोड फंड का अच्छा खासा सोर्स माना जाता है। और लास्ट, public deposits. So private companies and the public companies are also authorized to take deposits from the public. But again, अगर आप पब्लिक से डिपॉजिट कर रहे हैं, आप इंडियन पब्लिक से डिपॉजिट कर रहे हैं, इट मींस यहाँ पे सेबी का इन्वॉल्वमेंट आ जाएगा, आरबीआई आ जाएगा, गवर्नमेंट आ जाएगी, तो रेस्ट्रिक्शंस बढ़ जाएंगी। आप बहुत फ्रीली डिपॉजिट्स नहीं ले सकते, पहले आपको सब जगह से अप्रूवल चाहिए, सबसे वैलिडेशन चाहिए, लाइसेंसिंग आपकी प्रॉपरली होनी चाहिए, आपकी गुडविल इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि लोग आपके पास आके पैसा डिपॉजिट करेंगे। जनरली पब्लिक डिपॉजिट भी बहुत लॉन्ग रन के लिए नहीं हो सकता, मीडियम टर्म के लिए अच्छा सोर्स है, और बहुत ज्यादा फंड भी इससे रेज नहीं किया जा सकता। तो पब्लिक कभी भी किसी भी रैंडम कंपनी में डिपॉजिट नहीं करती, इसीलिए इस तरीके के सोर्स को भी वही कंपनी यूज करती है जिन्हें मीडियम टर्म फाइनेंसिंग की जरूरत है। हाँ, अच्छी बात यह है कि पब्लिक डिपॉजिट में कंपनीज हैव टू डिसाइड द रेट ऑफ इंटरेस्ट व्हाट एवर दे वांट टू गिव। तो जहां आप बैंक से लोन लेने जा रहे थे, तो वहां पे टाइम पीरियड और इंटरेस्ट बैंक डिसाइड कर रहा था। पब्लिक डिपॉजिट में एक अच्छी बात यह है दैट द बोरोइंग कंपनी विल डिसाइड व्हाट एवर इंटरेस्ट दे आर गोइंग टू गिव टू द पब्लिक। तो पब्लिक डिपॉजिट्स शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म के लिए काफी अच्छे सोर्सेज हैं, और यहाँ पे जो भी पर्सन आपके ऑर्गेनाइजेशन में पैसे डिपॉजिट करेगा, आप इस प्रॉमिस के साथ उसे पैसे लेते हैं कि विल बी प्रोवाइडिंग हिम रेट ऑफ इंटरेस्ट, एंड एक टाइम पीरियड के बाद उसका पूरा प्रिंसिपल अमाउंट आपको वापस करना पड़ेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 7। हमने जाना कि सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंसेस क्या क्या है, हमने पढ़ा ओनर्स फंड क्या क्या है, हमने जाना बोरोड फंड क्या क्या है। कॉल टू एक्शन आपके लिए, आपको इस चैप्टर को बहुत डेप्थ में एक बार फिर से पढ़ना है अपनी अपनी बुक से। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इस चैप्टर का वेटेज बहुत ज्यादा है, ये बात मैं आपको तीसरी बार बता रहा हूं इस पूरे सेशन में। सो मेक श्योर यू गो थ्रू द चैप्टर वंस अगेन विथ व्हाटएवर बुक्स यू आर फॉलोइंग। साथ ही साथ हैबिट डालें इन जितने भी ज्यादा हाई वेटेज के चैप्टर्स हैं, इनके क्वेश्चन आंसर्स लिखने की। अगर आप क्वेश्चन आंसर्स नहीं लिखेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे कि आपको ये चैप्टर बनता है या नहीं बनता है। सो प्लीज गो थ्रू द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ द बुक्स ऑल्सो। एट टाइम्स अगर कोई केस स्टडी के क्वेश्चन आपको दिखते हैं, ट्राई करिए, नहीं बनते हैं, टॉक टू मी, कम टू टेलीग्राम ग्रुप्स, टेल मी दैट यू आर स्ट्रगलिंग इन दैट पर्टिकुलर पार्ट, आई विल हेल्प यू आउट। सो मेक श्योर जो भी मैंने आपको अभी बोला है आप वो करेंगे। आई विल मेक श्योर अगर आपने ये सब कर लिया, सो आई कैन गिव यू अश्योरेंस कि आपके इस चैप्टर में से जो 15 नंबर है वो पक्के होने वाले हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे हमारे चैप्टर नंबर 8 की दूसरे सेशन में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट एंड ब्यूटीफुल डे, बाय बाय।